बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक अशोक के धम्म की प्रकृति प्रश्न अशोक के धम्म की प्रकृति का वर्णन कीजिए उत्तर अभी हाल तक इतिहासकार अशोक के धम्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में भ्रमित थे। कुछ ने बताया कि बौद्ध धर्म और अशोक का धम्म एक ही है। धम्म पर अशोक के शिलालेखों के गहन विश्लेषण के बाद यह पाया गया है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं और एक को दूसरे के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। दरअसल कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस पृष्ठभूमि में चार महत्वपूर्ण बातें हैं। एक रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। दो अपने धम्म में अशोक ने एक नैतिक जीवन का सुझाव दिया था जिसका पालन करना सुविधाजनक था। तीन धम्म ने जीवन का एक तरीका प्रस्तुत किया जिसमें कई आदर्श और प्रथाएं शामिल थीं। चार हत्या से परहेज, व्यवहार में बड़ों का सम्मान आदि ऐसे आदर्श थे जिनका पालन सभी लोग कर सकते थे, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, जबकि धम्म जीवन का वह तरीका था जिसका वह एक राजा के रूप में सामान्य रूप से पालन करना चाहता था। आइए अब धम्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। एक अशोक के धम्म का अर्थ धार्मिकता था। दो धम्म की अवधारणा की अशोक के शिलालेखों में अच्छी तरह से चर्चा की गई है जो भारतीय इतिहास के सबसे पुराने जीवित दस्तावेजों में से एक हैं। तीन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए पाए जाने वाले आदेश मूल रूप से नीति की आधिकारिक घोषणाएं हैं और अशोक के अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए निर्देश है। चार अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने 8वें शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह से स्वयं पर काबू या नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस तरह उसने धम्म की कल्पना की। क्षेत्रीय विस्तार की पारंपरिक नीति को धम्म द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात राजा अब क्षेत्रीय विस्तार की जगह धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। 5 अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, धम्म कुछ सद्गुणों को धारण करने और नकारात्मक लक्षणों से दूर रहने का आह्वान करता है। 6 यह विषयों को नैतिक मार्गदर्शन देता है और सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देता है। 7 बड़ों, माता पिता, शिक्षकों का सम्मान, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति समान व्यवहार, अहिंसा, धन का मध्यम संचय और विवेकपूर्ण खर्च आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। 8 प्रमुख शिलालेख अज्ञानता के स्रोत के रूप में अनुष्ठानों की निंदा करता है और अशोक समारोहों और भोजन की आदतों में जानवरों की बलि न देने की अपील करता है। 9 मेजर रॉकेडिक्टवी धम्म प्रचार के लिए किए गए कल्याणकारी गतिविधियों और धम्म महाव्रतों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने तीर्थ यात्राएं भी की और विदेशों में धम्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों के रूप में अपने रिश्तेदारों को भी भेजा। 10 अशोक द्वारा धम्म महामारत की संस्था का निर्माण दृढ़ता से साबित करता है कि अशोक का धम्म किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत का पक्ष नहीं लेता था। यदि ऐसा होता तो ऐसे कार्यालय की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अशोक धम्म के प्रचार के लिए संघ के संगठन का उपयोग कर सकता था। शिलालेखों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि अशोक ब्राह्मणों के लिए काम करने सहित सभी धर्मों, संप्रदायों और धम्म महामतों के कर्तव्य के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना चाहता था। समग्रता में और सरल शब्दों में कहें तो धम्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक आदर्श तरीका था। तो कुल मिलाकर हमने इस प्रस्तुति में अशोक के धम्म की प्रकृति के बारे में जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.